तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछले सेशन को ठीक से कवर कर लिया होगा, इस गैप में कर लिया है। तो आप मुझे बता दीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, डेट क्या है उसका? 1761। अच्छा, नहीं, 1789। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब कंप्लीट हुआ बताओ? 1871, ठीक बता रहा है। और जर्मनी का, इटली का 1 साल पहले 70, जर्मनी का 71। तो कृष्णा बताएगा अमेरिकन रेवोल्यूशन कब हुआ? मैंने अभी तक पढ़ाया ही कहाँ है आपको? आज का टॉपिक है। तो आज का टॉपिक क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डेट टुडे? और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं टाइमलाइन। 83 क्यों बताया? पेरिस काउंसिल। अच्छा, बट इसका टाइमलाइन एग्जैक्टली आपको बताना है। 17 American Revolution can be divided into 2 parts, 2 phases. How many phases? 2 phases. First phase from 1762 to 72. And second phase seen from 1773 to 1776. ये इसका प्रॉपर टाइमलाइन है। और इसमें जो सबसे वो कहते हैं ना गेम चेंजिंग मूवमेंट है, वो 1773 का है। बिकॉज एक माइलस्टोन क्रिएट हुआ यहां पर, फर्स्ट रेवोल्यूशन कहते हैं उसको, और उसका नाम था द बोस्टन टी पार्टी। टी पार्टी, चाय की पार्टी, लेकिन पार्टी पार्टी नहीं है। एक चाय से लोडेड शिप को समुद्र में डुबो दिया गया था बोस्टन नाम के पोर्ट के ऊपर। एक बोस्टन नाम का बंदरगाह है अमेरिका में, वहां पर चाय से भरी हुई एक जहाज को वहां के
अमेरिकन्स ने समुद्र में डुबा दिया, उस घटना को कहा गया बोस्टन टी पार्टी। आप लोगों के माइंड में पार्टी का मतलब सिर्फ और सिर्फ खाना पीना एंजॉय करना होता है। यहां रेवोल्यूशन के सेंस में पार्टी है, रेवोल्यूशन के सेंस में है, ठीक है। तो बोस्टन टी पार्टी का मतलब आपको समझ में आया क्या था? अमेरिका के लोकल लोगों ने, इंडिजिनियस पीपल ऑफ अमेरिका सच एज रेड इंडियन, लाल भारतीय नहीं, रेड इंडियन, इंडिजिनियस पीपल मतलब वहां के मूल निवासी, अमेरिका के मूल निवासियों ने अंग्रेजों के एक जहाज जो बोस्टन नाम के बंदरगाह पर, पोर्ट पर चाय से लोडेड था और वो अमेरिका में सप्लाई किया जाना था, लोगों ने उसको डुबा दिया। जैसे महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया, सॉल्ट रेवोल्यूशन, है ना, नमक कानून तोड़ा, ऐसे ही उनको उनके व्यापार को क्या करना था? ब्रेक करना था। तो उन्होंने जहाज को ही डुबा दिया। उस घटना को भारत विश्व के इतिहास में क्या कहा जाता है? बोस्टन टी पार्टी। लेकिन टी पार्टी तक पहुंचने से पहले हम अमेरिका के एक ह्यूज हिस्ट्री को देखने वाले हैं। एक मैप का इस्तेमाल करेंगे और फिर आगे आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिका बना। अमेरिका का इतिहास जानते हैं आप? नहीं। कोई सिविलाइजेशन हुए क्या अमेरिका में? एनी सिविलाइजेशंस लाइक इंडस वैली, मेसोपोटामिया, इजिप्टियन। और मैंने बताया है वर्ल्ड हिस्ट्री के पहले क्लास में, द माया सिविलाइजेशन, द माया सिविलाइजेशन। इस टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं, एक सब हेडिंग दिया है हमने, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। यहीं से आधुनिक राजनीति स्टार्ट हुआ। ये है अमेरिका का मैप। ये तो आप लोग ज्योग्राफी पढ़ पढ़ के जान ही गए होंगे, है ना। ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और इसमें केवल यूएसए है। तो पहले इसको देखिए। अगर हम अमेरिका के बैकग्राउंड को देखें तो जितने भी कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, हमारे ग्लोब के ऊपर जितने भी महादेश है, उन सभी में सबसे लास्ट में लोग कहां पे सेटलमेंट किया? तो अमेरिका में। सबसे लेट अमेरिका पहुंचे हैं लोग। जैसे आपने एंशिएंट वर्ल्ड में देखा होगा, मैंने इंडियन हिस्ट्री पढ़ाते समय भी बताया होगा कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस जेनेसिस किया था कहां? अफ्रीका में, रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। और वहां से वो माइग्रेट करके वर्ल्ड के अलग अलग एरिया में क्या हुए? माइग्रेट किया, स्प्रेड किया, फैला हुआ। उसके बाद आप देखोगे तो सबसे पहले अफ्रीका से एशिया में आए, फिर यूरोप गए, ऑस्ट्रेलिया गए। सबसे लेट अगर कहीं लोग पहुंचे, यानी मानव, होमोनिड, तो वो गया अमेरिका। सबसे लेट लोग गए हैं वहां। और वहां जाने का जो उनका रास्ता है वाया यूरोप ही है। अमेरिका में जो लोग रहते हैं वो किस रास्ते से गए हैं? तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया आपको कि वो यूरोप के रास्ते ही अमेरिका पहुंचे। अब हम बात करें कि अमेरिका के लोग हैं कौन। यहां जो लोग आए माइग्रेट होकर, उन सबको हमने बेसिकली एक नाम दिया, रेड इंडियन, इंडिजिनियस पीपल। क्या बोलते हैं? इंडिजिनियस पीपल, मूल निवासी। मूल निवासी का मतलब होता है जो पहली बार वहां जाके बस गए थे। पैदा तो कोई नहीं हुआ। जैसे इंडिया में भी एक आपके सोसाइटी में, सोशल डोमेन में इस समय एक चर्चा का विषय है कि विदेशी कौन और मूल निवासी कौन, है ना। व्हाट्सएप पे देखते होंगे आप मैसेज, फेसबुक पे आते होंगे, इंस्टा पे आता होगा, न्यूज में हमेशा रहता है कि मूल निवासी का मतलब जो यहाँ के आदिवासी थे, ट्राइबल्स लोग थे,
SC ST थे। अगर मैं आधुनिक भाषा में कहूं तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर इंडिजिनियस पीपल। लेकिन आर्यंस आए बाहर से, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, ये आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा भी है। तो अमेरिका में जो सबसे पहले लोग आके बसे उसका नाम है रेड इंडियन। इसी टाइमलाइन में अगर आप देखोगे, सिविलाइजेशंस के फेज में देखोगे तो हमने आप लोगों को बताया था कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सा है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया के बाद आप किसको देखते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, देयर आफ्टर इजिप्टियन सिविलाइजेशन एंड लास्ट माया सिविलाइजेशन। सो माया सिविलाइजेशन क्या है? सबसे लास्ट में आने वाला सिविलाइजेशन। अब ये जो माया सिविलाइजेशन का सेंटर है वो मैक्सिको में है। द माया सिविलाइजेशन। सो माया सिविलाइजेशन कहां देखने को मिलता है? मैक्सिको, बिकॉज कैपिटल रीजन और सेंट्रल रीजन ऑफ माया सिविलाइजेशन लोकेटेड बाय मैक्सिको। नो डाउट इनके जो लोग होंगे वो इन सभी एरिया में रहते होंगे। इनफैक्ट कुछ लोग तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी थे। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मतलब यहां पे देखो, ये मैक्सिको है, इस वाले पनामा को क्रॉस करके थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये वाला एरिया। इट मींस ये जो माया सिविलाइजेशन का मेन रीजन है वो क्या है? लैटिन अमेरिका, मिडिल अमेरिका, बट ज्यादातर हिस्सा या सेंट्रल पॉइंट इसका कौन सा है? मैक्सिको। माया सिविलाइजेशन के बारे में एक बहुत कॉमन फैक्ट है कि राइज करना, सब फैक्ट्स है हमारे पास, सारा इसके कंक्रीट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, बट हाउ माया सिविलाइजेशन वाज डिक्लाइंड इट इज मिस्ट्री टिल नाउ, टिल डेट। अब तक ये क्लियर नहीं है कि माया सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ। जैसे इंडस का पतन हुआ आप सब जानते हैं, मेसोपोटामिया कैसे डिक्लाइन किया आप जानते हैं, बट माया सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन किया अब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो जाके। माया सिविलाइजेशन मिथ वर्सेस रियलिटी, लगभग 50 मिनट का वीडियो है, आप देख सकते हैं, घर जाना तो एक बार देख लेना। माया सिविलाइजेशन क्या है, एक पूरा पैकेज है माया सिविलाइजेशन का, ठीक, देख लेंगे, ठीक। उसमें मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया है। ये यहां पर एक बर्मुडा ट्रेंच है, सुना होगा आपने, बर्मुडा ट्रायंगल, जहां पे एक सुपर ग्रेविटी पावर है। लोग कहते हैं कि वहां उसके आसपास अगर कोई भी बॉडी अगर जाता है उसको वो क्या कर लेता है? अपने तरफ खींचकर उसको डुबो लेता है समुद्र में। तो बहुत सारे लोग तो यहां तक कह दिए कि माया सिविलाइजेशन उसी बर्मुडा ट्रेंच में जाके श्रिंक हो गया, यानी उसके लोगों का अचानक पतन हो गया, यानी मिथ हो गया। ये मिथ है, ये रियलिटी नहीं हो सकता। जो भी हो, तो अमेरिका में जो इंडिजिनियस पीपल है वो कौन है? रेड इंडियन। रेड इंडियन का मतलब आपको ये जान लेना है कि बेसिकली वो इस जोन में, ये जो अमेरिका का मैप हमने जो मॉडर्न अमेरिका का मैप दिखाया है, तो यहां के मूल निवासी रेड इंडियन को माना गया। अब यहां पे दो बातें ध्यान दीजिए, इसके या रेड इंडियन के एक्टिविटी क्या होगा? मीन्स मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिजिनियस पीपल ऑफ अमेरिका सच एज रेड इंडियन पीपल। मीन्स रेड इंडियन लोग अमेरिका में कौन से पेशा से जुड़े हुए हैं, क्या करते हैं, उनका जीवन यापन कैसा होता है। तो स्वाभाविक बात है, बहुत कॉमन सी बात है, बार बार हम लोग डिस्कशन करते हैं। जो मेन ऑक्यूपेशन होता है इंडिजिनियस पीपल का, वो क्या होता है? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड क्राफ्ट। ये तीनों याद रखेंगे आप, कहीं भी आंसर लिख सकते हो। क्या क्या होता है उनके मूल एक्टिविटी? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड क्राफ्ट। क्राफ्ट का मतलब शिल्प, छोटे मोटे उद्योग धंधे चलाना, बहुत बेसिक लेवल पर। और फिर वहां से धीरे 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 राइज करते हुए अमेरिका मॉडर्न एरा में इंटर करता है।
और मॉडर्न एरा में जो लोग अमेरिका में हैं उसको मैंने थोड़ा सा आपको इसमें दिखाता हूं। अभी मैंने एक स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था कि अमेरिका में कहां से लोग आए थे माइग्रेट करके? यूरोप से। कब? ड्यूरिंग एंशिएंट। नाउ सेम एक्टिविटीज हैपन इन मॉडर्न टाइमलाइन। हेंस यूरोपियन पीपल अगेन माइग्रेटेड टू अमेरिका। फिर से यूरोपियंस माइग्रेट करके मॉडर्न टाइमलाइन में अमेरिका जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज अमेरिका मिनरल के हिसाब से देखेंगे तो बहुत रिच है, वहां पे बहुत ज्यादा संसाधन है। वहां पर जो फील्ड है, वहां आपने सुना होगा कभी व्हीट बास्केट या व्हीट बाउल कहते हैं अमेरिका को। वहां पे जो मैदान है वहां पे गेहूं की खेती सर्वोत्तम किस्म का होता है, कॉटन, और वहां मिनरल्स बहुत ज्यादा है। मिनरल्स इन द सेंस कोल। आज भी सिलिकॉन वैली टर्म यूज किया जाता है अमेरिका के लिए ही। तो सभी तरह के मिनरल्स कहां पे है? अमेरिका में। सो यूरोपियंस जैसे इंडिया आया बाकी कंट्री में गए, अमेरिका में भी गए। ठीक उनका वही पर्पस 3G, सबको याद कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए। क्यों जा रहे हैं? 3G। उनको चाहिए गोल्ड, गॉड एंड ग्लोरी। इसी तीनों पर्पस से फिर से अमेरिका में यूरोपियंस चले गए और इसमें फिर से लीडिंग रोल किसको मिला? देखिए 13 कॉलोनी बने अमेरिका के। हालांकि इसमें एक फैक्ट मैं आगे दिखाने वाला हूं कि यूरोप के लगभग, जैसे भारत में लोग आए थे, कौन कौन आए थे? पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश या ब्रिटिश, देयर आफ्टर डैनिश, देन फ्रेंच एंड लास्ट वन स्वीडिश। इतने लोग अमेरिका भी गए। अच्छा, अमेरिका का नाम किसके नाम पे रखा गया था? ये मैंने बताया था आप लोग नहीं। द टर्म अमेरिका शब्द कहां से आया है सोचिए, और मैंने ही बताया है। जब यूरोपियंस नए नए आइलैंड्स को ट्रेस कर रहे थे, उसमें मैंने एक नाम बताया था, अमेरिगो वेस्पूसी। यस, अमेरिगो के नाम पे ही अमेरिका रखा गया 1502। कब? 1502 में अमेरिका का जो नाम रखा गया वो एक यूरोपियन नेविगेटर के नाम पे है, अमेरिगो वेस्पूसी। खैर वो सब मैंने पीछे पढ़ा चुका है, रिवाइज नहीं करते हैं आप लोग। यहां पर आपको क्या देखना है कि अमेरिका में कौन कौन से लोग आ रहे हैं। यहां पर मैंने एक डेटा फैक्ट्स को कलेक्ट किया है, देखिए तो जरा। 90% इंग्लिश है, 10% में कौन कौन से लोग हैं? डच है, जर्मन है, फ्रेंच है, पुर्तगीज है। ये सभी मेजर है। इट मींस जैसे इंडिया में इंग्लिश कंपनी का सबसे ज्यादा प्रभाव है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वैसे ही अमेरिका में भी पावरफुल कौन है? ब्रिटिश। सो ब्रिटिश या इंग्लिश सेटलमेंट या कॉलोनीज जो 90% एरिया को कवर करता है, वो कितनी कॉलोनी में बसा हुआ है? 13। और इन 13 का नाम आपको अभी यहां पर देख लेना है ताकि याद रहे। जनरली अमेरिका डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नॉर्दर्न अमेरिका, मिडिल अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका। मध्य वाले को केंद्रीय अमेरिका भी कहते हैं। तो यहां पे तीनों कैटेगरी को आप देख लीजिए और नाम बड़े फ्रेंडली मिलेंगे आपको, जरा पढ़ के देखिए।
आज इस नाम से MIT एक यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी MIT। तो एक स्टेट है। दूसरा देखिए न्यू हैम्पशायर, रोडेस आइलैंड, ये कहां पे है? नॉर्थ अमेरिका में। सेंटर में देखिए न्यूयॉर्क, ये तो आप जानते ही हैं सब। न्यू जर्सी, मैरीलैंड, ये है मिडिल में। और साउथ में कौन कौन सा है जरा देखिए? कैरोलिना, जॉर्जिया, ये साउथ अमेरिकन स्टेट्स हैं। अब फिर से आप मैप में जाके देखिए तो आपको सब कुछ क्लियरली दिख जाएंगे। यहां इस वाले जोन को आप देख रहे हैं, इसको आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब जनरली जो ज्यादातर एरिया है, जो डेंस पॉपुलेशन है, वो किस में है? सेंट्रल अमेरिका में। अच्छा, उसको भी अगर मैं हटा दूं तो इस कोस्ट में ज्यादातर इकोनॉमिकल एक्टिविटी होंगे। क्यों? क्योंकि पोर्ट्स सारे यहीं पे हैं, अटलांटिक ओशियन का। यहां देख लीजिए, ये कोस्ट की बात हो रही है, दिख रहा है सबको? तो यहां से लोग जाएंगे कहां? देखिए इनका रूट क्या होंगे, यही तो रूट होगा। सो ज्यादातर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज या यूरोपियन कॉलोनीज बनेंगे, वो किस तरफ होगा? ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका। अब यहीं से एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जैसे जैसे यूरोपियंस यहां पे इंटर किया, प्रव्रजन कहते हैं, माइग्रेट कहते हैं, तो यहां जो इंडिजिनियस पीपल थे, कौन? रेड इंडियन, उनको धीरे धीरे ये सभी लोग सप्रेस करना स्टार्ट किया, दबाना स्टार्ट किया, और समय के साथ सारे रेड इंडियन इस माउंटेन रेंज के आसपास आ गए। यहां पे कौन सा माउंटेन रेंज है? रॉकीज। तो आज भी जो रेड इंडियन रहते हैं वो ज्यादातर फुट हिल एरियाज ऑफ रॉकीज माउंटेन, रॉकी पर्वत के पर्वत पदिये या तराई क्षेत्र में मूल निवासी अमेरिका के रहते हैं, जो आज भी बिल्कुल अफ्रीकन जैसा लगते हैं। हाँ, क्योंकि उनका जो रेड इंडियन है, काले नहीं है। क्या नाम है? रेड। हमारा कलर भी काला नहीं है, ध्यान रखिएगा। काला तो दिखता ही नहीं है, ब्लैक होल काला है। कृष्ण विवर सुना है नाम? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने। रेड। और इंडियंस को यूरोपियंस ब्राउन कहते हैं, ब्लैक नहीं कहते, ब्राउन कलर है हमारा। और अमेरिकन को रेड कहते हैं वो। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि कैसे यहां पर मूल निवासियों के साथ क्या हुए स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूरोपियंस एंड इंडिजिनियस पीपल ऑफ अमेरिका, और किस चीज के लिए होगा? फॉर द एक्वायरिंग द रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ अमेरिका, बिकॉज जनरली नेचुरल रिसोर्सेस कैन बी एक्सकवेटेड बाय रेड इंडियन। नो, रेड इंडियंस। भाई वहां के जो मूल निवासी है वही तो रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा था अब तक। अब यूरोपियंस आएंगे तो उनसे क्या करेंगे? उसके बेनिफिट्स को एक्वायर करेंगे। और स्वाभाविक रूप से जैसे इंडिया में हुआ, कोई डिफरेंस नहीं है। पहले वो ट्रेड करने आए, धीरे धीरे उनका सामान खरीद के ले गए, फिर उनके रिसोर्स को कैप्चर कर लिया, देन पॉलिटिकल इंटरवेंस, राजनीतिक रूप से दबाव बनाया और फिर रूल करना स्टार्ट किया। और उसका ही रिजल्ट क्या है? देयर आर 13 ब्रिटिश कॉलोनी सेटल्ड और एस्टैब्लिश्ड इन अमेरिका। अब यही 13 अमेरिकी उपनिवेश की कहानी है अमेरिकन रेवोल्यूशन। बैकग्राउंड समझ में आया? ये बैकग्राउंड बताया हमने, अभी अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ाया ही नहीं। अमेरिका को समझाया कि अमेरिका था क्या। आज मैंने स्टार्ट किया था क्लास तो मैंने फेजेस बताया है आपको। किसको किसको याद है? कहां चला गया?
अच्छा, इसको यहां से पहले बाहर आना होगा। जो लोग लेट हो गए वो थोड़ा सा देख लीजिए फिर से। अमेरिकन रेवोल्यूशन को हमने ओवरऑल टाइमलाइन क्या दिया है, फ्रॉम 1762 टू 1766। इसको हमने दो भागों में, दो फेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज का टाइमलाइन 10 साल का है और दूसरे फेज का टाइमलाइन केवल 3 साल का है। बट जो रेवोल्यूशन का काल है वो तो यही है। अच्छा, याद कीजिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कितने फेज में, हाउ मेनी फेजेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1885 टू 1947, हाउ मेनी फेजेस? अरे मॉडर्न हिस्ट्री आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है, नहीं क्या है? जिसने किया है वो बताएं। काव्या बताएं, कृष्णा बताएं, दिव्या, सुबी। दिव्या आज नहीं आई है? अच्छा, दिव्य दृष्टि आज है नहीं, कोई नहीं। आदित्य बताए, आदित्य तो था। बताओ। 3 फेजेस डिफाइन करो। फर्स्ट फेज फ्रॉम 1885 टू 1905 एंड फर्स्ट फेज नोन एज द मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन मूवमेंट। मॉडरेट, उदारवादी चरण कहते हैं। दूसरा फेज है 1905 टू 1915 एंड दिस एरा नोन एज एक्सट्रीमिस्ट फेज, उग्र राष्ट्रवादी चरण। उग्रवाद नहीं, वो तो अंग्रेजों की भाषा है। उग्र राष्ट्रवाद, देखो कितना बेकार शब्द बोला आपने। भगत सिंह के लिए आप उग्रवादी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं, उग्र राष्ट्रवादी। यस, एग्जैक्ट टर्म है उग्र राष्ट्रवादी। गलती से भी मत लिख देना उग्रवादी, नहीं तो नंबर नहीं देंगे यूपीएससी वाले। जानबूझ के नंबर काट लेंगे। तो थर्ड फेज गांधीयन फेज है। गांधी जी का चरण जानते हैं आप, फ्रॉम 1915 टू 1947। अमेरिका में केवल कितने फेज हैं? 2 फेज है। हालांकि 76 के बाद भी अमेरिका में कुछ एक्टिविटी हुए, लाइक 1783 में जाकर इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका को क्या मिला? एक्सेप्टेंस एज अ फ्री नेशन वाया पेरिस डिक्लेरेशन, पेरिस की घोषणा। पेरिस में एक घोषणा हुई कि अमेरिका को अब स्वतंत्र देश मान लिया जाना चाहिए। तो यहां जाकर अमेरिका को एक फॉरेन स्टैंप लग गया कि हाँ, अमेरिका आजाद है। अदरवाइज अमेरिका आजाद कब हुआ तो आपको बताना होगा। डेट पता है किसी को? तारीख, महीना? ये डेट है अमेरिका के आजादी का। इस दिन घोषणा हो गई है आजादी का। जैसे भारत की घोषणा कब हुई आजादी का? 15 अगस्त 1947। ठीक वैसे यहां। चलिए तो फिर वापस आ जाते हैं। इंटरकनेक्ट करके पढ़ोगे तो याद रहेगा, भूलोगे नहीं। अच्छा, इसमें किसी का कोई शिकायत नहीं होगा क्योंकि मेरे पास समय था तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बरोबर टाइप कर दिया है। बरोबर समझते हैं ना? हाँ, कॉमा तक चेंज नहीं है। हाँ, तो आप आराम से हिंदी इंग्लिश वाले दोनों पढ़ सकते, और इसको ऑफिस में भी भेजने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप डायरेक्ट ले सकते हैं, है ना? चलिए, आपके ग्रुप में मैं नहीं हूं ना, कैसे डाल सकता हूं? ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है मैप पे। ये देखो,
अब बहुत बेसिक सी बात है, हमें 3-4 फैक्टर्स को देख लेना है। कॉजेज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, फेजेस तो हमने डिस्कशन कर ही लिया, फिर भी बताऊंगा, एंड नेचर ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। ये 3 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देयर आफ्टर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अमेरिका। ये 3-4 टॉपिक आपको और जानना है। सो द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज प्राइमरली अ conflict of economic interest between Great Britain and its colonies. Which colonies? 13 British colonies. वही नाम फ्रॉम मैसाचुसेट्स से लेकर कहां तक, कैरोलिना तक, वही 13 के 13 राज्य आपको देखेंगे। तो वहां पर इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, किसके बीच में? मूल निवासी और यूरोपियंस के बीच में। अब उसको कैसे हम फेज में पॉइंट्स वाइज देख सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, द लिबरल एंड फ्रीडम कॉन्शियसनेस ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी। अमेरिका में जो अमेरिका के समाज है वहां पर स्वतंत्र और स्वतंत्र चेतना समझते हैं, एक माइंडसेट हो जाना कि हमें अब क्या चाहिए, लिबरल लाइफ जीना है, ना कि हमें सप्रेस जीवन जीना है, किसी के अंडर में जीना है। अच्छा, लिबरल टर्म को अगर आप देखोगे तो उसका मीनिंग ही होता है लिबरेशन, मींस दे वांट टू इन फ्री स्टेट, दे वांट टू लाइव इन फ्री स्टेट। जब आप चाहते हैं स्वतंत्र अवस्था में जीना या बने रहना, उसी को तो लिबर्टी कहते हैं। और लिबर्टी तो बात हम लोग कर चुके हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि लिबर्टी का मतलब क्या क्या होता है। आपको चाहिए कुछ प्रकार के स्वतंत्रता, मींस टाइप्स ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम। आपने पॉलिटी पढ़ा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स आपको पता है। अरे आप कभी तो कह दो कि हां पता है, पढ़ लिया है, जानते हैं। और नहीं भी पढ़ा है तो खुद से पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, सुभाष कश्यप पढ़ो, सुभाष कश्यप। अगर आपने सुभाष कश्यप नहीं पढ़ा है तो आप मेंस कैसे लिखोगे? सुभाष कश्यप एक ऐसे पर्सनालिटी है जिसने 30 साल तक पार्लियामेंट में सर्विस किया है और पार्लियामेंट के एक्सपीरियंस को बिल्कुल यूज टू होते हुए एक बुक लिखा है, हमारा संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उस बुक को जरूर खरीद के पढ़िए। लक्ष्मीकांत से यूपीएससी नहीं होगा, लक्ष्मीकांत से केवल प्रीलिम्स होगा। क्या होगा? प्रीलिम्स। हार्ड कॉपी क्यों नहीं लोगे? ओरिजिनल खरीदो। किताब हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सुभाष कश्यप, पढ़ो उसको, देखो क्या 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 उसमें लिखा हुआ है। भाषा थोड़ा सा टफ है बट पढ़ना तो पड़ेगा। यूपीएससी करना है तो फिर पढ़ना पड़ेगा। सुभाष कश्यप, कश्यप, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। खैर, तो इस फेज ये एक वजह है किस चीज का? रेवोल्यूशन के पीछे। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, दुनिया का कोई भी सोसाइटी हो वहां पे क्लासिफिकेशन तो होना ही है। इंडियंस हो, यूरोपियंस हो, पिछले क्लास में आपने देखा जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, सब में सोसाइटी क्या होता है? कई तरह के ग्रुप्स में बटे होते हैं, स्टेट में बटे होते हैं। यहां पर एक फैक्ट आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अमेरिका जैसा सेकुलर कंट्री कहीं नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ, ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड और अ न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया या तीसरी दुनिया के रूप में अमेरिका को सबसे पहले स्टेटस दिया गया था। क्यों?
कहते हैं कि जो यूरोपियंस जिनके ऊपर कोई ट्रायल चल रहे होते थे कोर्ट्स में, न्यायालयों में, उन सभी लोगों को एज अ पनिशमेंट या उनको यूरोप से भगाने के लिए जो हायर सोसाइटी थे उनको जबरदस्ती अमेरिका पहुंचा देते थे। और जिनको काला पानी की सजा देनी होती थी यूरोपियंस को, उनको ऑस्ट्रेलिया भेजते थे। एक बहुत कॉमन फेनोमेना है कि यूरोपियंस के पास एक कॉन्सेप्ट है कि जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रायल वगैरह चल रहे हैं या फिर बदमाश टाइप का इंसान है, उसको यूरोप में रखना ही नहीं है, उसको जहाज में पैक करो और कहां पहुंचा दो। जो अच्छे, थोड़े से अच्छे लोग हैं उनको अमेरिका, और जो शैतान है उनको ऑस्ट्रेलिया। ये क्या मतलब है? ये यूरोपियंस का मतलब है, क्योंकि यूरोप में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर ना हो, रिसोर्स वहां कम है, और वो अपने आप को सभ्य दिखा सके कि हम लोग बहुत सभ्य समाज के लोग हैं। तो जो असभ्य लोग हैं, मींस बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, नहीं ऐसी बातें क्लास में नहीं, बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, जस्ट लाइक नहीं, साक्षी कह रही है मी नहीं, ऐसे लोगों को उठा उठा के यूरोपियंस कहां पहुंचा देते थे? अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसी वजह से अमेरिका में यूरोप के अलग अलग कंट्री के अलग अलग सोसाइटी के लोग वहां पे जाके एक साथ रहना स्टार्ट किया, मींस दे वाज लाइव टुगेदर। दैट्स व्हाई कल्चरल इंटीग्रेशन विल बी रेज्ड। वहां पर क्या हुआ? सांस्कृतिक समन्वय का विकास हुआ। जैसे फ्रांस के लोगों के कल्चर इंग्लैंड के लोगों से मिल गए, स्पेन वाले का मिल गया, इटली का मिल गया। जहां जहां से यूरोप के लोग आए वो सब अमेरिका में जाके एक नया कल्चर डेवलप कर लिया। वो कहते हैं ना खिचड़ी पका लेना, तो सब जाके वहां खिचड़ी पका लिए। यही वजह है कि अमेरिकन सोसाइटी क्या माना जाता था? लिबरल। हां, अब एक तो इंडिजिनियस हो गया, एक यूरोपियंस हो गया, उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे स्टार्ट होगा, और यही क्या होगा? लोगों को रेवोल्यूशन की ओर ले जाएगा। तो पहला कॉज आपने समझा, इसको घर जाके पढ़ लीजिएगा। सेकेंड, डिफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। कहते हैं कि अमेरिका में जितने भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुए वो ज्यादातर जॉर्ज फर्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड और ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, वहां के सम्राट के द्वारा घोषित किए गए या अनाउंस किया गया, डिक्लेयर किया गया पॉलिसीज क्या होते थे? अमेरिका में लागू होते थे। आप जिस तरीके से मॉडर्न इंडिया पढ़ा है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रहे थे, जहां जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते थे, लाइक रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, है ना, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडिया काउंसिल एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इस तरह के एक्ट अमेरिका में भी इंप्लीमेंट किया किसने? नो, ब्रिटिश। जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हो रहा है उसमें बाकी के यूरोपियंस का कोई रोल नहीं है, या उसके अगेंस्ट अमेरिकन नहीं है। क्यों? जैसे ही 90% चीजों के ऊपर इंग्लिश या ब्रिटिश का कंट्रोल हुआ, वो बाकी सब लोग बाहर चले गए, साउथ में शिफ्ट हो गए या कनाडा की ओर चले गए। अमेरिका को खाली कर दिया किसने? फ्रेंच, स्वीडिश, या फिर जो भी आपने पुर्तगाली वगैरह देखा, वो सब लोग यहां से जा चुके हैं। सो जितने भी इनके पॉलिसीज है वो किसके खिलाफ है? अगेंस्ट द इंडिजिनियस पीपल और इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश पीपल और ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट, जो वहां के उपनिवेशिक लोग हैं, औपनिवेशिक लोग हैं, या फिर यूं कहें कि जो यूरोपियंस या ब्रिटिश लोग जाके वहां पे फैक्टर्स बन गए, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, या जो बिग फार्मर्स, बड़े कृषक बन गए, उन सब के फेवर में लॉ मेकिंग होना स्टार्ट हो गया।
यही तो करेंगे। उनको चाहिए क्या भाई? अमेरिका का रिसोर्स चाहिए, तो कैसे लोगे आप? कानून बनाना पड़ेगा, है ना। थर्ड देखो, लिमिटेड इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द बिगनिंग। आरंभ में ब्रिटिश सरकार के सीमित हस्तक्षेप। किसके काम में हस्तक्षेप? कंपनी के काम में हस्तक्षेप, उनके कॉलोनियल लोगों के एक्टिविटीज में। मींस ब्रिटिश कॉलोनी जो ब्रिटिशर्स का था वो बेलगाम का घोड़ा था। हॉर्स विदाउट बाइडल या बिडल जो भी कहिए, मींस बिना लगाम का घोड़ा, उसको बाइडल बोलते हैं। हाँ, ब्राइडल भी बोल देते हैं। अगर स्टार्टिंग से ही ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट नकेल कस के रखा हुआ होता ब्रिटिश के ऊपर, तो फिर अमेरिका में वो बहुत ज्यादा एक्टिविटी नियंत्रित रूप से चलाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इंडिजिनियस लोगों के ऊपर कंट्रोल करना नहीं है। इट मीन्स कंट्रोल ओवर यूरोपियंस और सच एज ब्रिटिश पीपुल बाय द गवर्नमेंट। वहां के सरकार अगर अपने कंपनी के लोगों के ऊपर कंट्रोल करके रखा होता तो शायद रेवोल्यूशन नहीं होते। तो एक वजह यह है। इतना डीप नहीं जाना है, सिर्फ आपको देखना है कि कैसे ढीला शासन है। ढीला शासन समझते हैं ना? लूज पॉलिसीज, रूल बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं कर पाए। ये तो आपको बता चुका हूं, सप्तवर्षीय युद्ध या 7 years war between English and French in the matter of successor of Austria। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मामले में फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच 7 वर्ष का युद्ध। इस युद्ध में कहते हैं कि अमेरिका को भी कुछ मोटिवेशन मिला। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें फ्रेंच और इंग्लिश दोनों एक दूसरे के राइवल हो गए। दोनों के धन संपदा का क्या हुआ? नुकसान हुआ। मींस जैसे ही आप कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे, वॉर में जाएंगे, तो क्या होगा? आपके मिलिट्री लूज होंगे, आपके फाइनेंशियल क्या होंगे? डिक्लाइनेशन होगा, क्राइसिस होगा, एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, और फिर आप अपने पॉजिटिव एक्टिविटीज को फोकस नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा? ओवरऑल आपके देश के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और बाकी चीजों में नुकसान होगा। ओवरऑल आप ये कहिए कि 7 इयर्स वॉर भी एक वजह है। किसमें? अमेरिकन रेवोल्यूशन में। पढ़ लेना इसको, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉलोनीज। मैंने बताया बकरी कौन पालता था पहले? इंडिजिनियस पीपल। मीन्स डोमेस्टिकेशन और एनिमल हस्बेंड्री डन बाय इंडिजिनियस पीपल। बट नाउ यूरोपियंस वांट टू कैप्चर द डेयरी फार्मिंग। अब अमेरिकन के हाथ से छीनकर वो खुद क्या करना स्टार्ट करेंगे? पशुपालन, कृषि, माइनिंग। तो उनके सारे इकोनॉमी उनके हाथ से शिफ्ट होके किनके पास आ गया? ब्रिटिश के पास। इसमें कुछ एक्ट भी बनाए इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। कौन कौन सा? नेविगेशन एक्ट, इसको देख लीजिएगा। दूसरा है ट्रेड एक्ट, तीसरा है इंडस्ट्री एक्ट। इस तीनों एक्ट के तहत बहुत सारे ऐसे रूल्स बना दिया जिससे अंग्रेजों को तो फायदा हुआ बट अमेरिकन को नुकसान हुआ। जैसे भारत में रूल्स बनाए थे वो वैसे ही अमेरिका में बना दिए। कोई डिफरेंट नेचर नहीं है। जैसा इंडिया में वैसा अमेरिका में। वहां ज्यादा सख्त थे ब्रिटिश, तो वहां जल्दी आजादी मिल गया। हमारे यहां थोड़े से वो लिबरल नेचर के थे, इसलिए हमारे यहां बहुत लेट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। देखो कितना गैप है, अप्रोक्सीमेटली 200 इयर्स। अमेरिका
कि आजादी और भारत की आजादी में कितने साल का गैप है? लगभग 200 साल। आपको ये गैप देखना होगा। खैर, यहां देखिए, हिंदी में भी है ये, नौसेना संचालन कानून, व्यापारिक अधिनियम और औद्योगिक नियम। एक वजह यह भी है, और इसके बिना कहां कुछ होता है। विद्वानों का योगदान तो होगा ही, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स और फिलोसोफर और पॉलिटिकल थिंकर्स। जितने भी रेवोल्यूशन पढ़ा है सब में किसी न किसी का योगदान होता है। तो कौन बताएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में कौन से 3 बड़े स्कॉलर थे जिनका रोल है? फिर से बोलो। फर्स्ट वन दांते, सेकेंड वन रूसो, थर्ड वन वॉल्टेयर। ये तीनों बड़े स्कॉलर है, बाकी जो थे वो छोटे छोटे थे। सबसे ज्यादा रोल हर कंट्री में किसी न किसी स्कॉलर का रोल होता है। अमेरिका में किसका रोल है? देखिए, नाम तो आपने खूब सुना होगा। सुना है नाम? यस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, जेम्स विल्सन, इन सब का नाम सुना है? जॉन एडम्स, थॉमस पेने, इसका नाम नहीं सुना होगा, जेम्स ओटियस, सैमुअल एडम्स, ये तो बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता हैं। इन्हीं के लीडरशिप में पार्टी होगा, है ना। इस तरह के लोग क्या चाहते थे? दे वांट लिबर्टी, इक्वलिटी एंड ये सभी चाहते हैं कि इनका जीवन भी यूरोपियंस की तरह हो, जहां आप इकोनॉमिकली स्टैब्लिश्ड हो और सारे राइट्स हों आपके पास। और एक ये वजह है, अमेरिका के लोग चाहते हैं कि एक संविधान हो अमेरिका के लिए। भारत के लोगों ने भी तो संविधान की मांग की, गांधी ने मांगा, नेहरू ने मांगा, दोनों नेहरू, सीनियर भी जूनियर भी, एमिन रॉय, अलग अलग लोगों का रोल है उसमें। तो यहां के लोग भी क्या चाहते हैं? कुछ संवैधानिक मुद्दे ऐसे हैं जिसके ऊपर ये काम करना चाहते हैं। अच्छा, अभी मैंने डिस्कशन किया था कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भारत में भी तो थे, लाइक डायरकी रूल। डायरकी रूल imposed by British government in India by Montagu-Chelmsford Reforms Act 1919। अब ये तो हमारे लिए अच्छा शासन नहीं हुआ। डायरकी रूल में देखा आपने, बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना थी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था उनका। सेपरेट इलेक्टोरल मेथड 1909, मॉन्टेमिलो या मॉर्ले मिंटो, 2 नाम है, आगे पीछे रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहां भी कुछ ऐसे लॉज हैं जिसके खिलाफ अमेरिका के लोग स्टेप्स लेंगे। यह तो बहुत कॉमन सी बात है। कुछ पॉलिसी ऐसे बनाया इंग्लैंड के राजा जिसका नाम है जॉर्ज थर्ड। इनके पॉलिसी डायरेक्ट अमेरिकन्स को हर्ट किया। हर्ट करना समझते हैं? हाँ, उसको हार्श किया। ये देखो बहुत अच्छा शब्द है, हार्श। शोषण किया, नुकसान पहुंचाया। और इसके बेस पर अमेरिका के लोगों में ज्यादा एक कहते हैं ना मोटिवेशन आया कि अब तो इनके खिलाफ विद्रोह कर देना है। और फिर क्या करेंगे? लोगों के यहां पर अब एक कम्युनिटी बनाएंगे। कम्युनिटी समझते हैं ना? यूनियन। जो भी अमेरिका के लोग होंगे, मूल निवासी, इंडिजिनियस पीपल ऑफ अमेरिका, दे ट्राई टू मेड अ यूनियन। यूनियन के बिना तो कहीं आंदोलन नहीं होता। भारत में कितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज बने थे, लाइक सबसे पहला बताओ कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहला है इंडिया में मॉडर्न एरा में? यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी
वो सब तो बहुत बाद में आया। बिफोर सिपाही म्यूटिनी 1857 से पहले ही एक पार्टी बना है लैंड होल्डर सोसाइटी इन बंगाल। लैंड होल्डर सोसाइटी भारत का सबसे पहला मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी है, और फिर उसके बाद तो बैक टू बैक बहुत सारे पार्टियां बनना स्टार्ट हुआ, बट सबसे पैरामाउंट पार्टी है इंडियन नेशनल लीग, बाद में कांग्रेस बना, है ना। तो इंडियन कांग्रेस लीग थे, उसके बाद देखेंगे आप तो मुस्लिम लीग को भी उसमें रखना होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फिर आप लोग जो नाम ले रहे थे वो, अब आप खुद सोचो कितना बाद वाले का आप पहले नाम ले रहे थे। स्वराज पार्टी हो या फिर इंडियन लिबरेशन आर्मी हो, ये सब तो बहुत बाद में बने। सेम बातें हैं, इसमें कोई पढ़िए इसको। हाँ, टाउन्सलैंड की नई कार्य योजना, ये एक क्या है, मिनिस्टर है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। इन्होंने क्या किया, एक ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसी बनाया कि अमेरिका के लोगों को, वो कहते हैं ना, अचानक एक स्पार्क कर दिया। टाउन्सलैंड एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर है। जब विलियम पिट की सरकार बनी इंग्लैंड में, प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट, और उनके फाइनेंस मिनिस्टर कौन बने, टाउन्सलैंड। टाउन्सलैंड ने कुछ, जैसे देखते होंगे आप, कोई फाइनेंस मिनिस्टर या कोई नया मिनिस्टर बनता है तो कुछ नया योजना, नई घोषणा करता है, और हाँ हर चीज का एग्जाम्पल आपके पास है। इन्होंने कुछ ऐसे पॉलिसी बनाए जो अमेरिका के लोगों को मींस मोटिवेट किया कि नहीं, अब ये नहीं चलेगा। जैसे इसमें देखिए क्या क्या, 5 ऐसे गुड्स हैं, यहां पे भी होगा 5 आइटम्स, जिनके ऊपर इन्होंने 100% कंट्रोल करने का प्रयास किया। अब वहां मत देखो, आप समझो मैं क्या समझाना चाहता हूं। इनकी एक योजना क्या है, द प्लान ऑफ टाउन्सलैंड, दीज आइटम इंपोर्टेड इन अमेरिका वाया इंग्लैंड। फिर से समझिए, यह 5 वस्तु अमेरिका में कहीं से भी आयातित होगा तो सबसे पहले वो इंग्लैंड से होगा। दूसरे कंट्री से यह सामान आप डायरेक्ट अमेरिका में इंपोर्ट नहीं कर सकते। एक चाय का एग्जांपल इसमें है। अब आप समझिए, चाय का प्रोडक्शन ज्यादातर कहां होता है, एशिया में, इंडिया, चाइना और हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में। यहीं से चाय इंग्लैंड ले जाते थे अपने यहां। याद करो 1813 चार्टर एक्ट में भी पॉलिसी क्या था, टी एंड ट्रेड विद चाइना, है ना। ये दोनों अभी भी कंपनी रिजर्व रखना चाहती थी। क्यों? क्योंकि ये मोर बेनिफिशियल ट्रेड है। अब समझिए, इंडिया से डायरेक्ट अमेरिका कोई भी सामान एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। इससे क्या होगा, सामान सस्ते होंगे तो अमेरिका के लोग खुश रहेंगे। अंग्रेजों ने नीति क्या बनाया, पहले टी को इंडिया से इंग्लैंड लाओ और इंग्लैंड से अमेरिका भेजो। अब इससे क्या होगा, महंगा होगा कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेंगे, जो मीडिएटर्स होंगे वो उसका बेनिफिट्स लेगा। जैसे मान लीजिए इंडिया से पहले इंग्लैंड गया, वहां पोर्ट पे होल्ड करेगा, वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे उनके पास जाएंगे, फिर वहां से रीपैकेजिंग या री एक्सपोर्ट किया जाएगा कहां, अमेरिका में। तो जो मीडिएटर्स होंगे वो खूब पैसे कमाएंगे। तो जो सामान 1 रुपए का था वो अमेरिका जाते जाते 3 रुपए का हो जाता था।
ये पॉलिसी अमेरिकन को बहुत लेट समझ में आया कि जानबूझ के अंग्रेज हमें कंगाल बनाना चाहते। अब इससे क्या होगा, अंग्रेज को महंगे सामान अगर अमेरिका में बिकेंगे तो ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, और अब अंग्रेज अमीर होते जाएंगे और अमेरिकन। पॉलिसी देखो कितना खतरनाक है भाई। इंडिया का सामान अगर अमेरिका जाना ही है तो डायरेक्ट भेज दो, समय भी कम लगेंगे, उस पे एक्सपेंडिचर कम आएगा, सामान इजीली अवेलेबल होगा। अंग्रेजों की नीति क्या है कि पहले कोई भी सामान किसी भी कॉलोनी से पहले इंपोर्ट करो इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से तब एक्सपोर्ट करो उसको अमेरिका में। कितना खतरनाक नीति है। कम से कम इंडिया वालों के साथ तो ऐसा नहीं किया। अब इतना खतरनाक स्टेप्स लिए तभी तो जल्दी रेवोल्यूशन हो गया। इंडिया में उल्टा था। साउथ ईस्ट एशियन नेशन से वो कोई भी प्रोडक्ट पहले लाते थे तो बंगाल ले जाते थे, तो इंडियंस को फायदा होता था। बाई पोर्ट पे सर्विस प्रोवाइडर कौन होंगे? इंडियंस। होटल किसका होगा? चाय कौन बनाएगा? तो पैसे किसके पास आ रहे थे इंडिया में? इंडियंस के पास। इसलिए यहां पे एग्रेशन बहुत स्लो है। अमेरिका में ऐसे पॉलिसी की वजह से वहां के लोग जल्दी क्या हो गए? एग्रेसिव हो गए। तभी मूवमेंट यहां पहले स्टार्ट होगा और पहले आंदोलन होगा। तो आपको यह समझ में आ गया? घर जाके पढ़ लीजिएगा क्या। और इसके बिना कहां आंदोलन होता है? इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण। जैसे सिपाही विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? द इमीडिएट कॉज ऑफ सिपाही म्यूटिनी, अ न्यू इनफील्ड राइफल एंड इट्स कार्टेज, and cartridge packaged with it is rumor, not reality. Reality is एक्चुअली उसके पैकेजिंग को क्या किया गया था? कोट किया गया था एक ग्लिसरीन से। हाँ, उसको कवर किया गया ताकि वो एयर प्रूफ रहे। तो हमने देखा कि लोगों ने कुछ र्यूमर फैला दिए। अब तक क्लियर नहीं हुआ कि सच में उसमें काऊ और पिग के ही फैट थे या फिर कोई केमिकल ग्रीस थे। अब क्या था पता नहीं। आंदोलन हो गया, अब क्यों खोजना उसको, है ना कृष्ण? हाँ। यहां क्या है? यहां कौन सा है इमीडिएट? बोस्टन टी पार्टी। यस, अमेरिका के लोग स्मार्ट थे, पार्टी करके आंदोलन किया। बताओ, यही क्वेश्चन अभी एक एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, उसमें पूछा था कि अमेरिका में पहला संघर्ष, फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट इन अमेरिका फॉर रेवोल्यूशन कब हुए? तो उसका डेट क्या है? 1773। एक्चुअली वो डायरेक्ट बोस्टन टी पार्टी पूछता तो आप तो बता ही देते। वो घुमा दिया, वो फैक्ट हटा दिया, बोला बताओ पहला संघर्ष कब हुआ, फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट। बट डेट तो वही है, घटना वही है। नेता कौन है? मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, सैमुअल एडम्स। बोस्टन टी पार्टी लीड बाय सैमुअल एडम्स। डेट 1773। याद रखना है, भूलना नहीं है। अगर अमेरिकन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आता है तो 9 में से 3-4 कॉजेज लिख देना कम से कम। ये डेट बता देना, सैमुअल्स का एग्जांपल दे देना, और फिर नेचर बता देना, कंप्लीट हो जाएंगे आंसर। पढ़ा तो हमने बहुत दिया, इस पे तो 10 क्वेश्चन लिखे जा सकते, बट आपको मेजर चीजों को पिक कर लेना है। मीन्स 4 लाइन में कॉजेज लिख दिया, 2 लाइन में नेचर लिख दिया, पहले तो 2-3 लाइन बैकग्राउंड बता देना है, और फिर ये बोस्टन टी पार्टी को 2-3 लाइन लिख देना है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिख देना है। फिर एक इसका टेल भी है इस टॉपिक का, और वो है सिविल वॉर इन अमेरिका। और वो होगा किसके समय में? अब्राहम लिंकन के समय। वो इसका सेकेंड फेज है। इस आंदोलन के बाद अमेरिकी गृह युद्ध कहते हैं उसको, अमेरिकन सिविल वॉर।
अगर मौका मिला तो आज ही, नहीं तो अगली क्लास में तो बता ही दूंगा। खैर, तो बोस्टन टी पार्टी का डेट आपको याद हो गया, कहानी में पहले ही समझा दिया था। टी पार्टी का मतलब यहां पार्टी करना नहीं है, चाय पीना नहीं है, समुद्र में चाय से भरे हुए जहाज को डुबा देना है या सारा चाय समुद्र में फेंक देना है। समुद्र में ही चाय बन गया, सोचिए, पूरे दुनिया को पिलाया जा सकता है। कुछ और नाम देना चाहिए था, टी पार्टी नाम क्यों दे दिया पता नहीं। मछलियों के लिए अब क्या होगा, अब प्रॉपर अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट होंगे। वो तो बैरकपुर वाला घटना था ना, बोस्टन टी पार्टी तो बैरकपुर जैसा एक घटना है, छोटा सा, मंगल पांडे ने किया वैसा यहां सैमुअल एडम्स ने किया। रियल रेवोल्यूशन तो अब होगा ना, अब तक रेवोल्यूशन कहां हुआ, अब तक तो कॉजेस देख रहे थे, माहौल बना रहे थे आप। समा बांध रहे थे अभी तक। सूफीज में बताया था ना, समा, समा मीन्स क्रिएटिव अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, जब आप वहां मग्न हो जाएंगे। फिर जैसे आप लोग जानते होंगे कि समा बांधने का मतलब कि शेरो शायरी चल रहे हो, वहां आप खो गए, कहीं म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा है वहां पे आप खो गए, उसको समा कहते हैं। समा में तो आप लोग भी होते हैं, जब मैं आता हूं तो आप लोग गप्पे मार रहे होते, वो भी तो समा है। उसी माहौल में खोए रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि सर आ भी गए, और मैं भी दबे पांव आता हूं कि देखूं करते क्या है आप लोग। Now, Philadelphia Congress, a first center of mobilization of people of America. अमेरिका के लोगों को संगठित होने का जो एग्जैक्ट नाम और प्लेस है वो है फिलाडेल्फिया कांग्रेस। दिख रहा है कहीं? कहां दिख रहा? यस, द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस मेट इन फिलाडेल्फिया 1774। जैसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं पहली बार, जैसे भारत में मुंबई में कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए 1885 में, वहां पे एक पार्टी बनाया, उनके कुछ मोटिव्स डिफाइन किए गए, है ना। इंडियन नेशनल लीग जैसा आप इसको समझिए फिलाडेल्फिया कांग्रेस को। इस डेट को इसलिए याद रखना है कि यहां से अमेरिका के लोग इकट्ठा होकर यूरोपियंस के खिलाफ क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे, अपने डिमांड्स को रखेंगे। तो फिलाडेल्फिया कांग्रेस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इस अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर। बोस्टन टी पार्टी तो है ही, उसके बिना तो नहीं होगा, बट अगर कंक्रीट क्रिएटिव वर्क कहीं हो रहा है तो कहां हो रहा है? फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया कांग्रेस का डेट आपको याद रखना है, ये बताना पड़ेगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है अमेरिकन रेवोल्यूशन तो, क्योंकि यहीं से संगठित तरीके से आंदोलन होगा। मूवमेंट एज ऑर्गेनाइज्ड वे, अ न्यू वे, एक नए तरीके से आंदोलन होगा जब पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ऊपर जितने भी इंडिजिनियस पीपल थे सब सपोर्ट करने वाले हैं इनको। इसमें इनडायरेक्टली यूरोपियंस भी पार्टिसिपेट करेगा, जो अंग्रेज के दुश्मन होंगे इनको सपोर्ट करेगा कि नहीं। और याद कीजिए पिछले क्लासों में हमने डिस्कशन किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय कि फ्रांसीसी भी अमेरिकन रेवोल्यूशन में इन्वॉल्व थे अगेंस्ट इंग्लैंड, और इस वजह से भी उनको नुकसान हुआ था वहां पर। किनको? जॉर्ज सॉरी लुई, फ्रेंच की बात हो रही है, लुई 16 के समय। तो यह भी एक वजह था, यहां पे भी फ्रेंच किसके तरफ से पार्टिसिपेट करेगा।
और मैंने बताया था ना 1783 में पेरिस के अंदर ही समझौता होगा, फाइनली वहां तक पहुंचेंगे। तो हाँ, द टर्म कांग्रेस रेफर टू ग्रुप ऑफ पीपुल, लोगों के समूह को ही कांग्रेस कहते हैं। जैसे यहां बैठे हुए हैं, हम इसको कांग्रेस कह सकते हैं। पार्टी नहीं कहेंगे, कहेंगे स्टूडेंट कांग्रेस फॉर स्टडी ऑफ अमेरिकन वॉर। यहां पर जो आप इकट्ठा हुए हैं, आप विद्यार्थी हैं, किस लिए इकट्ठा हुए हैं? अमेरिकन वॉर पढ़ने के लिए। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का इकट्ठा होना। ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं, एक टर्म में अगर बताना हो, ग्रुप ऑफ पीपल। तभी तो दादा भाई नौरोजी ने कहा लीग टर्म अच्छा नहीं है, लीग को हटाओ, कांग्रेस रखो। कांग्रेस का मतलब आम लोगों की संस्था, इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉमन पीपल। और अमेरिका में आज भी इसलिए पार्लियामेंट का नाम क्या है? कांग्रेस। अमेरिकन टर्म ही है, यूएसए से ही आया हुआ टर्म है ये, देख रहे हो, कांग्रेस। अब अमेरिकन रियलाइज कर रहे हैं कि इकट्ठा होकर युद्ध करें तो आजादी मिलने की संभावना ज्यादा है। और इस प्रकार 1781 तक जाते जाते तो अमेरिका के लोगों के सारे राइट्स मिल गए। अच्छा, ये डेट मैं पहले बता दिया हूं, इसलिए डिस्कशन नहीं किया। 4 जुलाई 1776 को इन लोगों ने घोषणा कर दिया कि हम लोग आजाद हैं। यूरोपियंस को भगाया, पीटा, और फिर इकट्ठा हुए 83 में। कहां? देखो, बार बार मैं बता रहा हूं, ट्रीटी ऑफ पेरिस। जूम कर दूं क्या? दिख रहा है सबको? हाँ, ट्रीटी ऑफ पेरिस ऑन सितंबर 3, 1783। फिर अमेरिका आजाद हो गया। अमेरिका आजाद हो गया। और क्या? अब क्या चाहते हो? लोग 10 मिनट पढ़ाते हैं अमेरिका में, तो 1 घंटे से ज्यादा पढ़ा दिया। हमारे जो बाकी कलीग्स हैं दूसरे कोचिंग में, वो 10 मिनट पढ़ाते हैं केवल अमेरिका। 3 चीज बताते हैं, 13 कॉलोनी थे, बोस्टन टी पार्टी हुआ, फिलाडेल्फिया कांग्रेस हुए, 4 जुलाई को लोगों ने घोषणा कर दिया, और पेरिस ट्रीटी के माध्यम से अमेरिका को एक स्वतंत्र अस्तित्व मिल गया। खत्म। 2-4 कहानी सुना देते हैं सैमुअल्स वगैरह का। मैं तो 1.5 घंटा पढ़ा दिया। कहानी सुना दूं? अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अमेरिकन सिविल वॉर। अब्राहम लिंकन आएगा। अच्छा रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, अभी मैंने छुट्टी नहीं किया है। आप लोग, इंग्लैंड यहां क्यों फेलियर हुआ? आखिर क्यों इतना जल्दी इंग्लैंड को वहां से पैकअप करना पड़ा अपना? आप कल्पना कीजिए, इंग्लैंड वर्ल्ड में अप्रॉक्सीमेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जमे हुए हैं। 1945 तक इंग्लैंड पूरे विश्व के सरताज हैं। अमेरिका से इतना जल्दी इनको क्यों भागना पड़ा? क्या पता यही पूछ ले। वाई इंग्लिश फेल्योर इन अमेरिका इन ऑन रूल। हाँ, तो आप देखिए इसमें 6 फैक्टर लिखे हुए हैं। इस वजह से अमेरिका में अंग्रेज पराजित हो गए, हार गए। क्या क्या है देखिए तो, लार्ज बैटलफील्ड, अमेरिका के लोग अलग अलग जगहों पे, अलग अलग फ्रंट पे युद्ध कर रहे थे। दूसरा क्या है? द बैटल साइट बीइंग वेरी फार फ्रॉम इंग्लैंड। यह भी एक वजह है कि इंग्लैंड से बहुत दूर हैं ये लोग और यहां पे आक्रमण हो रहा है। और क्या है? आम आदमी के शक्ति को इसने ठीक से अंदाजा नहीं लगाया। उनको लगा कि यहां के कुछ इंडिजिनियस पीपल क्या ही कर लेंगे। तो दुश्मनों के शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, यह मैसेज दे रहा है आपको। कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है संध्या? कहीं और बिजी है संध्या ना?
फिर क्या है? अनपॉपुलर रूल ऑफ जॉर्ज थर्ड। इनका भी नाम याद रखना, जॉर्ज थर्ड, विलियम पिट एंड लैंसडाउन। ये 3 इंग्लैंड के बड़े लोग हैं जिनके नीतियों की वजह से ही अमेरिका में रेवोल्यूशन हुए। ठीक है, एक राजा है, एक प्रधानमंत्री है और एक फाइनेंस मिनिस्टर है। राजा कौन है? जॉर्ज थर्ड, प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट एंड फाइनेंस मिनिस्टर लैंसडाउन। इन सबके पॉलिसीज ही मेजर कॉज बना। फिर क्या है? इनसफिशिएंट लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। ये एक बाद का चीज है, बताऊंगा। और फॉरेन एड का मतलब वही हमने बताया कि फ्रांस वगैरह सपोर्ट कर रहे थे, इसको बताया है ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर से इनको क्या हो रहे थे? समर्थन मिल रहे थे, सपोर्ट मिल रहा था, यही वजह है। हिंदी में भी है, देख लेना। रिजल्ट, परिणाम क्या है, इंपैक्ट क्या है। ये अंतिम स्लाइड है, अब इसके बाद छुट्टी। ठीक है कृष्णा? घर जाने की इतनी जल्दी किस बात के लिए? तो अमेरिका में क्या क्या इंपैक्ट हुआ इसको आप देख सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक नेशन, वर्ल्ड वाइड फर्स्ट डेमोक्रेटिक नेशन अमेरिका ही है। एंड फर्स्ट written constitution made by people of America. These are major information for you. आप सबको जानना है। सबसे पहला अगर कोई स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश बना तो कौन बना? अमेरिका। और लिखित संविधान किसके पास है सबसे पहला? अमेरिका के पास। हम लोग तो बहुत बाद में लिखे ना, 1949 में जाके कंप्लीट किया हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन। इनका कॉन्स्टिट्यूशन 81 में कंप्लीट हो गया, हालांकि उसमें अमेंडमेंट्स होंगे। अमेंडमेंट्स तो इंडिया में भी हो रहा है, बट फिर भी अगर देखा जाए तो अमेरिका हम लोगों से लगभग 150 साल पहले संविधान लिख लिया। यही सब कुछ है, देख लेना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेकुलर स्टेट स्वाभाविक रूप से बनेगा। सोशल इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट, इंग्लैंड वगैरह पे भी कुछ प्रभाव पड़े, बट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सब बस मैंने दे दिया है कि आप देख लेना। ठीक, यहां नहीं देखना है, घर जाके लाइन बाय लाइन देखना है। लो, इतनी जल्दी है, लो। कौन ले जाएगा? ऑफिस में कौन जा रहा है? ले जाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सिविल वॉर के साथ। अब्राहम लिंकन